हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों के माध्यम से आपको बहुत सारी समाचारों का विश्लेषण आप सभी के साथ प्रस्तुत करता हूं। उसी कड़ी में जो समाचार है 29 जून की समाचार है। आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अपने चैनल को अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाएगी उसकी सूचना आपको उसी समय पहुंच जाए। सबसे पहली न्यूज क्या है कि गृह मंत्रालय ने डीजीपी व गृह सचिव को भेजा पत्र। अब 10 जिले नक्सल प्रभावित, 6 जिलों से उखड़ा लाल सलाम। नक्सल जो कि माओवादी, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उन लोगों का जो नारा होता है ना, लाल सलाम होता है। तो 10 जिले में वहाँ पे 6 जिले से लाल सलाम उखड़ा, यानी कि वहाँ पे इसकी संख्या कम हुई। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। पूरी तरह से हम लोग इसका विश्लेषण पूरी तरह से कर लेते हैं। राज्य के 6 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नहीं ये बिहार की बात हो रही है। 6 जिले में नक्सल प्रभावित मुक्त हो चुके हैं। देश सहित पूरे राज्य में एक बार फिर नक्सल प्रभावित जिलों की चिन्हित किया गया। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिक्स डिवीजन की ओर से राज्य को डीजीपी और गृह सचिव को इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय ने नई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब मात्र 10 जिले ही नक्सल प्रभावित है, जबकि 6 जिले से लाल सलाम का पैर उखड़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों में 3 जिले अति प्रभावित हैं, जबकि मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इन 10 जिलों में एकमात्र ऐसा जिला है जिस पर गंभीर होने की जरूरत है। कौन सी जिला होगी उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे घटा राज्य का नक्सलवाद। वर्ष 2015 में 23 जिले नक्सल से प्रभावित थे। बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिलों में 23 जिले नक्सल से प्रभावित पूरी तरह से थे। 2018 में 16 जिले थे नक्सल से प्रभावित, और 2021 की जो रिपोर्ट है 10 जिले नक्सल से प्रभावित है। तो धीरे धीरे इसकी संख्या कम हो रही है, ये अच्छी बात है। इन जिलों के प्रभावी हैं नक्सली। गृह मंत्रालय की नई रिपोर्ट के अनुसार अब औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और पश्चिमी चंपारण नक्सलवाद से प्रभावित बताया जा रहा है। इन 10 जिलों में राज्य के 3 जिले जमुई और लखीसराय अत्यधिक प्रभावित बताए गए, जबकि औरंगाबाद को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉर्नर्स यानी इन जिले पर गंभीर होने की बात की गई है। औरंगाबाद जिला है जो कि गंभीर होने की बात की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की ओर से नक्सल प्रभावित जिले की सूची जारी की गई थी। उस समय बिहार के 16 प्रभावित किए गए थे। अब नई रिपोर्ट के अनुसार अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा को इसे मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं न्यूज़ क्या है। 2-3 दिन पहले मैंने हांगकांग के बारे में बताया था कि एप्पल डेली वहाँ की एक लोकतंत्र के स्वर के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र गतिविधियों को छापता है। उस अखबार में एप्पल डेली नामक एक समाचार था। हांगकांग के स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर कुठाराघात। हांगकांग के समाचार पत्र एप्पल डेली को मजबूरन बंद करना पड़ा। जिस दिन इसे बंद किया गया, इसकी अंतिम प्रति खरीदने के लिए लोग कतार में खड़े थे। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 10 लाख लोगों ने उस अखबार को खरीदा, जो कि अंतिम रूप से वो अखबार छापी गई थी। पिछले वर्ष चीन कम्युनिस्ट सरकार द्वारा हांगकांग पर एक कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद यह समाचार पत्र अंतिम सांसें गिन रहा था। इसके कार्यालय पर पुलिस ने छापेमारी की, पत्रकारों को धमकी दी, इस संपत्ति को फ्रीज किया और साथ ही वरिष्ठ संपादकों और मुख्य स्तंभकार को गिरफ्तार किया। इसके जो संस्थापक थे 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इस अखबार को छापने का काम शुरू किया जिम लाई के द्वारा। जिमी लाई इनके जो मतलब कि ऑर्गेनाइजर थे वो थे। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संपादकों और एक मुख्य स्तंभकार को गिरफ्तार किया गया है। समाचार का कथित अपराध विदेशी शक्तियों के साथ मिलीभगत था। दरअसल इसी असली अपराध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, हांगकांग सरकार और भ्रष्ट स्थानीय शक्तिशाली दिग्गजों और राजनेताओं के बारे में अत्यधिक आलोचनात्मक समाचार छापना था। वर्ष 1995 में जिमी लाई के द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही समाचार पत्र का यह रवैया रहा। लाई ने स्वयं लगभग 1 वर्ष जेल में है। उन पर धोखाधड़ी, दूसरे देशों के साथ मिलीभगत और गैर कानूनी प्रदर्शनों में भाग लेने का आरोप है। एप्पल डेली हांगकांग का एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जो नियमित रूप से वित्तीय या राजनीतिक कदाचार को उजागर करने के साथ साथ उसका विश्लेषण भी बहुत ही अच्छी तरीका से किया करता था। और ये पूरी तरह से बंद कर दी गई। जिस दिन इसको बंद किया गया था, लोग कतार में खड़े होकर इस अखबार को लिए ताकि याद रखा जाए, और 10 लाख से ज़्यादा प्रति इसकी बिकी है। कहीं कहीं 8 लाख भी बताई जा रही है और कहीं कहीं 10 लाख भी मिली है।
ये संख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको अवेयरनेस के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि एपल डेली जो समाचार पत्र है हांगकांग से छपा करता था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आज जो है 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। सांख्यिकी के पितामह महालनोबिस, तो महालनोबिस के बारे में हम लोग पूरी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, आपको बता दें कि कोई भी देश डाटा से चलता है। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीतियों के निर्माण में आंकड़ों का काफ़ी अहमियत होता है। यानी कि आंकड़ा ही आपको बताता है कि हाँ किस चीज़ के में परिवर्तन आया और कितनी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो आंकड़ा सबसे बेहतर चीज़ है, और आंकड़ा को मतलब कि अच्छे तरीक़ा से व्यवस्थित करने का जो काम है सबसे पहले पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। तो आइए पूरी तरह से इनके बारे में जो न्यूज़ छपी हुई है हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। अहमियत होती है, पूरी तरह से फिर से समझते हैं। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीतियों के निर्माण में आंकड़ों का काफ़ी अहमियत होता है। इसके बगैर कोई भी बड़ा सर्वेक्षण, रिसर्च, मूल्यांकन पूरा नहीं किया जा सकता है। सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आंकड़ों के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनको शॉर्ट में पीसी महालनोबिस बोला जाता है, इनका योगदान बहुत ही अहम रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था इनकी ही दिमागी उपज थी, और इनका पूरा मॉडल जो है पीसी महालनोबिस के आधार पर ही तैयार की गई थी। आपको बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। 29 जून 1893 को कोलकाता में हुआ था। सांख्यिकी में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए 2007 से उनकी जन्म तिथि पर प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस मनाने का फैसला लिया गया है। तो आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे कब से मनाया जा रहा है, तो 2007 से मनाया जा रहा है। और इनके बारे में 2-3 न्यूज़ और है जो कि हम लोग देख लेते हैं। इनके द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया था। साल 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद महालनोबिस केंद्र सरकार के सांख्यिकी सलाहकार भी बने थे। बस इतनी ही जानकारी है, और जानकारी के लिए मैं पूरी तरह से न्यूज़ को टेलीग्राम पे डाल दूंगा और अच्छी तरीक़ा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये फिर से एक न्यूज़ है हांगकांग के जो एपल डेली संपादकीय लेखक और चीन ने किया गिरफ्तार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन रहा है, यानी कि रोज़ की न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं इसका विश्लेषण, इसका जो न्यूज़ है कहीं ना कहीं छप रहा है। तो फिर ये न्यूज़ आज ही के न्यूज़पेपर में 2 जगह मिला हुआ है। फिर मैं सोच इसका विश्लेषण कर देता हूं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से याद हो जाए। हांगकांग में पत्रकार एपल डेली जो समाचार पत्र है हांगकांग से बंद कर दिया गया। ये फिर क्या है कि एपल डेली के 7वें कार्यकारी है, यानी कि धीरे धीरे जितने भी इसके व्यक्ति जो संपादकीय संपादन करते थे, इसके पत्रकार हुआ करते थे, उन सबको धीरे धीरे गिरफ्तार कर लिया गया। और एक व्यक्ति जो विदेश जा रहे थे, मतलब कि देश छोड़ के जा रहे थे, उनको हवाई अड्डे पे गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार होने वाले ये मतलब कि कंपनी के एपल डेली समाचार पत्र के 7वें कार्यकारी व्यक्ति बने। तो बस आपको याद रखना होगा हांगकांग, एपल डेली, चीन, 2-3 बात आपको याद रखना होगा। देखिए न्यूज़ तो छोटी सी है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारी प्रश्न परीक्षा में बनती है, तो मैं उन सब प्रश्नों पे भी चर्चा करूंगा। हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर लगाई रोक। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने स्थानीय लोगों के लिए 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने के राज्य कैबिनेट के फैसला को पलटते हुए सोमवार को इस पर रोक लगा दी। कोरोना के दौरान श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट ने मंदिर में चल रही रस्मों को देश भर में सीधा प्रसारण करने को कहा कि आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन आर्थिक आनंद ले सकते हैं। तो 4 धाम यात्रा क्या है, हम लोग पूरी तरह से इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर में आपको दिखाई गई है कि उत्तराखंड के 4 धाम। देखिए उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था, वहाँ पे 4 स्थान है जो कि 4 धाम के अंतर्गत रखा जाता है। भारत के लेवल पे 4 धाम जो 4 मठ स्थापना किया गया था, ये गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापना किया गया था, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। अभी फिलहाल उत्तराखंड के 4 धाम के बारे में मैं बात कर देता हूँ। गंगोत्री, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थान है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री, जो कि जहाँ से यमुना नदी निकलती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ। मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। गंगोत्री, गंगा नदी जहाँ से निकलती है वो गंगोत्री, और यमुनोत्री जो कि यहाँ से यमुना नदी निकलती है। तो ये 4 स्थान उत्तराखंड का 4 धाम है। लेकिन अगर हम लोग भारत के लेवल पे देखते हैं, ये 4 धाम आप लोग देख सकते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री।
और हम लोग भारत के लेवल पे देखते हैं कि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 मठ स्थापित की गई थी। जब मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज गति से हुआ करता था, उस समय भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना किए गए थे गुरु शंकराचार्य के द्वारा, ताकि हिंदू धर्म को प्रतिस्थापित किया जाए और हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और अच्छी तरीक़ा से किया जाए। चारों देश के चारों दिशाओं से मॉनिटरिंग किया जाए और इसका और अच्छी तरीक़ा से हम लोग काम कर सकें। तो बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड में है, जो कि उत्तर में पड़ता है। दक्षिण में रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यहीं के अब्दुल कलाम जी थे। जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये पूरब में स्थित है। और पश्चिम में द्वारिका जो कि गुजरात में अवस्थित है। तो ये चार धाम जो 4 मठ की स्थापना की गई थी, ये शंकराचार्य के द्वारा। बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, इसको दिशा के अनुसार भी याद रखना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के 4 धाम कौन कौन सी है, कहाँ स्थित है। जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में, द्वारिका जो कि गुजरात में और बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ये न्यूज़ है जो कि अच्छी लगी होगी आपको। यहाँ देखते हैं आगे न्यूज़ क्या है कि इंडियन नेवी ने हासिल की इजरायली तकनीक स्मेश 2000 प्लस तकनीक ड्रोन का करेगी खत्म। आपको बता दूं कि मैंने कल आपको एक न्यूज़ बताया था जो कि यूएपीए एक्ट के बारे में मैंने विश्लेषण किया था पूरी तरह से। उस अगर न्यूज़ को नहीं देखे होंगे तो कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि अभी पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हमला की गई थी। और ड्रोन से हमला की गई थी, इसके लिए भारत के पास एक तकनीक विकसित की जा रही है। इजराइल की तकनीक है जो कि स्मेश 2000 प्लस तकनीक, जो कि ड्रोन को ख़त्म करेगी। आने वाले समय में ड्रोन से हमला हो जाएगी। देखिए, भारत एक ऐसा देश है ना कि भारत ड्रोन से अलग अलग देशों में दवा पहुंचाने का काम कर रहा है, वेलफेयर का काम कर रहा है, ताकि लोगों को बचाया जा सके। और पाकिस्तान जो कि ड्रोन से हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो उसी तर्ज पे इसको मतलब कि इसको ख़त्म करने के लिए इजराइल से तकनीक खरीदी जा रही है। तकनीक कौन सा है? स्मेश 2000 तकनीक है, जो कि एंट्री ड्रोन हथियार, कंप्यूटराइज फायर कंट्रोल और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स साइड सिस्टम वाला है। राफेल के ऊपर फिट किया जा सकता है। हथियार पर लगाने के बाद इसकी मदद से छोटे ड्रोन पर हवा में मारकर गिराया जा सकता है। डीआरडीओ ने भी 2 ड्रोन एंटी सिस्टम विकसित किया है। पिछले 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तभी सुरक्षा में डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात था। बीएसएफ और सेना में भी इजराइल और जम्मू कश्मीर व लद्दाख की परिस्थितियों के अनुकूल एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। तो इजराइल से ड्रोन को ख़त्म करने के लिए स्मेश 2000 प्लस तकनीक खरीदी जा रही है, जो कि आने वाले समय में ड्रोन को पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएगी। ये राफेल के ऊपर फिट कर दी जाएगी और वहीं से हवा में ही ड्रोन को मार दी जाएगी। ये न्यूज़ क्या है कि अग्नि सीरीज की नई मिसाइल का सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को ध्वस्त करेगी अग्नि प्राइम। आपको बता दें कि भारत में 5 तरह की मिसाइल बनाई गई थी अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जो कि 1983 में एक प्रोग्राम चलाई गई थी। इंडियन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रोग्राम था, जो कि मैं पूरी तरह से विश्लेषण करूंगा। अग्नि सीरीज की सबसे अत्याधुनिक वर्जन अग्नि प्राइम मिसाइल को सोमवार को सुबह उड़ीसा के तट से परीक्षण किया गया था। ये जो इसका जो रेंज है 1000 से 2000 है। आपको बता दें कि अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 5 की जो मारक क्षमता है 4000 से 5000 किलोमीटर मारक क्षमता है, 5000 से 8000 किलोमीटर मारक क्षमता। मैं पूरी तरह से उसका विश्लेषण करूंगा। यहाँ पे लिखी भी गई है। अग्नि 5 की जो मिसाइल है, यहाँ इसका जो रेंज है ना, अग्नि 1 और अग्नि 2 का जो रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर, और अग्नि 3 का जो रेंज है 3000 से 5000 किलोमीटर। और उसी को मतलब कि हटा के उसकी तकनीक में विकसित की जाएगी। अग्नि 1 और अग्नि 2 पुराना हो चुका है, उसको रिप्लेस करके अग्नि प्राइम उसके जगह पे फिट कर दी जाएगी। ये जो विमान है, ये जो मतलब कि मिसाइल होगा 1000 किलो परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम होगा। यह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइलें हैं। मोबाइल लॉन्चर से भी इसको फायर किया जा सकता है। डबल स्टेट सॉलिड फ्यूल पर आधारित अग्नि प्राइम होगा। जमीन व मोबाइल लॉन्चर दोनों से किया जा सकता है फायर। दोनों चरणों में समग्र रॉकेट मोटर्स किया जाएगा इस्तेमाल। कम वजन वाली स्लीक मिसाइल मारक क्षमता है। यहाँ पे 1-2 पॉइंट और है, मैं उसके बारे में समझ लेता हूँ। आपको मैं बता दूँ कि क्यों खास है अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल क्यों खास है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस द्वीप पर नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। तो उड़ीसा का जो तट है, जो कि उड़ीसा में जो तट है जिसको अब बालासोर तट है, बालासोर जो तट है उसको एपीजे अब्दुल कलाम तट के रूप में जाना जाता है।
उसी से इसका परीक्षण किया गया अग्नि प्राइम का। अग्नि प्राइम का जो रेंज है जो 2000 के आसपास में इसका रेंज है। अग्नि प्राइम का जो रेंज है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसका रेंज है। यही है जो अब्दुल कलाम द्वीप है जो कि उड़ीसा के तट पे अवस्थित है, यहीं से इस मिसाइल को मतलब कि छोड़ा गया, परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि ये एक प्रोग्राम चलाई गई थी 1983 में जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा चलाई गई थी पटना। अगर शॉर्ट में हम लोगों को याद रखना होगा तो याद रखेंगे PATNA, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, और PATNA यहाँ पे N हो जाएगा, नाग और अग्नि। ये 5 तरह के मिसाइल थी, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। तो उसी पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो कि सरफेस टू सरफेस से मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल ही थी। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज में 2 तरह की मिसाइलें होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी मिसाइल यहाँ से छोड़ा जाए, परवलयाकार आकृति की जो देती है वो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और जो सीधे जाके मार देती है, जैसे गई और वहाँ ऊपर ही कोई विमान को मार दी, तो वो क्रूज मिसाइल कही जाती है। आकाश जो कि मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है, नाग जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, त्रिशूल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो नीचे से ऊपर तक मार कर सकते हैं। अग्नि मिसाइल जो है ये सरफेस टू सरफेस है। अग्नि की ही एक विकसित रूप से अग्नि प्राइम बनाई गई है जो कि जिसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि की पूरी तरह से मिसाइल हम लोग देख सकते हैं कि अग्नि की 5 सीरीज का यहाँ पे पूरा तरह से विश्लेषण किया गया है। अग्नि 1 का जो रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर, अग्नि 2 का जो रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर, अग्नि 3 का जो रेंज है 3000 से 5000 किलोमीटर, अग्नि 4 का जो रेंज है 2500 से 3700 किलोमीटर, और अग्नि 5 का जो रेंज है 5000 से 8000 किलोमीटर। अब अग्नि 1 और अग्नि 2 को रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा क्योंकि ये पुराना हो चुका है, और पुराना होने के बाद यहीं पर अग्नि प्राइम का जो अग्नि प्राइम यहाँ पे फिट कर दी जाएगी। अग्नि प्राइम में एक और तकनीक जो कि है ना, अग्नि प्राइम में 2 तरह का ये एक टर्म होता है, यहाँ पे हम लोग 2 टर्म यहाँ पे सीखेंगे। एक कोल्ड लॉन्च होता है, एक हॉट लॉन्च होता है। आज तक हम लोग समझते थे कि जब मिसाइल लॉन्च होता है, जब कोई भी रॉकेट हम लोग छोड़ते हैं तो पीछे बहुत सारा आग लगा दी जाती है, और आग लगा के किसी भी मिसाइल को छोड़ा जाता है उसको हॉट लॉन्चिंग बोला जाता है। और ये जो तकनीक है, ये अग्नि प्राइम वाला जो तकनीक है, कोल्ड लॉन्चिंग होगा। कोल्ड लॉन्चिंग बोले तो उसके नीचे गैसों के माध्यम से इसको प्रेशराइज करके फेंका जाएगा, और वो होता है कोल्ड लॉन्चिंग, यानी कि ठंडे रूप से इसको लॉन्च की जाए, और हॉट लॉन्चिंग मतलब आग लगा के इसको लॉन्च की जाए। तो ये जो तकनीक है पूरी तरह से कोल्ड लॉन्चिंग पे आधारित है। इसमें आग नहीं लगाया जाएगा, इसको गैस के माध्यम से प्रेशराइज करके इसको भेजा जाएगा। तो ये छोटी सी न्यूज आपको अच्छी लगी होगी। ये ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती है। इंडिया और रसिया के सहयोग से बनाई गई थी। ब्रह्मोस यहाँ पे इंडिया और रसिया के सहयोग से ये क्रूज मिसाइल है। बस जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे और एक न्यूज है हम लोग, ये जो न्यूज है कि अटॉर्नी जनरल AG KK वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा। केंद्र में अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है। उनका पहला कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो चुका होना था। अब उन्हें सरकार ने 1 साल का और कार्यकाल देने का अनुरोध किया है। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। पूरी तरह से हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं। ये देख सकते हैं कि कौन होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल आपको बता दें कि ये KK वेणुगोपाल हैं। ये भारत सरकार के वकील होते हैं। जैसे सरकार के ऊपर बहुत सारा केस की जाती है और उस केस का सरकार का पक्ष रखने का काम ये वकील करते हैं। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में यानी आर्टिकल 76 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि संसद में बैठ सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। ये सरकार के वकील के रूप में काम करते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से 370 पे हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हुआ, उन सब पे सरकार का पक्ष रखा। और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का ऐसा माना जाता है, लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक अब पूरी तरह से कार्य करेंगे। पिछले साल भी 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और एक मैं आपको बता दूं कि अगर राज्य में अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार का वकील, जैसे केंद्र सरकार का वकील अटॉर्नी जनरल जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है, और एडवोकेट जनरल जो कि राज्य सरकार का वकील होता है, जिसको हम लोग हिंदी में महाधिवक्ता बोलते हैं। इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी बोला जाता है, और एडवोकेट जनरल को हिंदी में महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च लॉ मतलब कि विधि अधिकारी होते हैं। जबकि अगर राज्य सरकार के ऊपर कोई केस की जाती है तो वो सरकार का पक्ष रखते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 165 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन किया गया है, जो कि एडवोकेट जनरल जो कि महाधिवक्ता जो कि राज्य सरकार के वकील के रूप में कार्य करते हैं।
इनके बारे में और कोई तो न्यूज़ नहीं है। आइए अंत में छोटी सी न्यूज़ है कि उमंग ऐप पर सभी योजनाओं का लाभ मिल सकते हैं। ये एक उमंग एप्लीकेशन है जिस पे सरकार की जितनी भी योजनाओं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख जाती है। जैसे डीबीटी हुआ, भारत की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ के मौसम पे 2022 में 15 अगस्त को इसे जनता को पूरी तरह से समर्पित करने की योजना है। ये सरकार के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन पे आप लोग पूरी तरह से जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, जो भी योजना सरकार चला रही है, उन सब योजनाओं का एक जगह पे आप लोग विश्लेषण एक जगह पे देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जो कि सरकार के द्वारा प्रोवाइड करा जा रही है, सरकार के द्वारा प्रमोट भी कर रही है। और जितनी भी योजनाएं हैं ना, जैसे छात्रवृत्ति हुआ, साइकिल का पोशाक योजना हुआ, फसल मुआवजा हुआ, कबीर अंतोष्टि योजना हुआ, जो भी पैसा है, जो भी योजना है ना, उस सब योजनाओं का यहाँ पे पूरी तरह से इसके ऊपर डाला जाता है। आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज की जो न्यूज़ है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई, लेकिन बहुत सारी न्यूज़ों का समाचारों का विश्लेषण करना पड़ता है, इसलिए मैं और अच्छी तरीक़ा से धीरे धीरे इसमें कुछ ना कुछ और परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। तो मुझे विश्वास है कि ये छोटी छोटी सी जो जानकारी है आप सबों के साथ पहुंच रही होगी और अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों को लाभ हो रहा है। कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि हाँ आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं। तुम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, इसमें कोई त्रुटि हो तो आप लोग सीधे बेहिचक कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसमें और भी परिवर्तन कर सकूँ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।